नमस्कार दोस्तों, मैं लेक्चरर मुकेश निखिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम हिंदी भाषा और उसके शुद्धिकरण की बात करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा संसार की 3 बड़ी भाषाओं में एक है। संसार में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनमें सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दुनिया की 1 नंबर पर चीनी भाषा है। मंडारियन चीनी भाषा ये संसार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। 1 अरब से ज़्यादा लोग इस भाषा को बोलते हैं। इसके बाद में दुनिया की दूसरी बड़ी भाषा जिसे संसार में चीनी भाषा के बाद बोला जाता है वो है हिंदी। हिंदी भाषा को 72 करोड़ से ज़्यादा लोगों के द्वारा बोला जाता है। इसके बाद में संसार में तीसरी बड़ी भाषा अंग्रेजी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और उसे 65 करोड़ से अधिक लोगों के द्वारा बोला जाता है। इस प्रकार हमारे सामने ये आंकड़े आ रहे हैं, इसे 1 अरब से ज़्यादा, 1 अरब से ज़्यादा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा तो मंडारियन चीनी भाषा बोली जाती है। इसके बाद हिंदी का नंबर आता है। चूँकि भारत भी पॉपुलेशन में बहुत बड़ा देश है और भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी कई देशों में हिंदी का अच्छा प्रयोग होता है और कुछ प्रवासी भारतीयों के द्वारा भी हिंदी बोली जाती है अपने क्षेत्रों में, विदेशों में भी। इस प्रकार ये करीब 72 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा हिंदी के लिए मिलता है। इसके बाद में अंग्रेजी का 65 करोड़ का आंकड़ा है। चूँकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और दुनिया की 3 बड़ी भाषाओं में एक है, लेकिन फिर भी अगर हम संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो इन 2 भाषाओं से छोटी पड़ जाती है। मगर इस भाषा की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो इन दोनों से भी ज़्यादा है, चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन संख्या की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर है, और अगर हम इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात करें तो ये प्रथम स्थान पर है। किंतु यहाँ मैं बात कर रहा हूँ संसार की 3 बड़ी भाषाओं की। तो 3 बड़ी भाषाओं में हमारी हिंदी भाषा शामिल है, जो हमारे भारत देश की राजभाषा है। आइए इस भाषा के संबंध में मैं कुछ और नई बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जो महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, देखिए एक बात और भी थी कि जो मैंने आंकड़े बताए हैं ये आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए कहीं आप ये न मान लीजिएगा कि सर ने इस प्रकार के इस तरह आंकड़े बताए, क्योंकि इन आंकड़ों में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। कई बार अंग्रेजी के लिए जो मैंने संख्यात्मक आंकड़े बताए वो बढ़ जाते हैं, कई बार हिंदी के लिए जो नए गणना होती है उसमें घट जाते हैं, कई बार बढ़ जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है, तो इस चीज़ को आप समझ लेना। इसके बाद में मैं अगली बात जो बताना चाहूँगा, हिंदी भाषा के साथ एक सबसे बड़ा खास एडवांटेज है उसका शुद्धिकरण। दरअसल देखा जाए तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज में जो भाषा शुद्धिकरण के मामले में ज़्यादा गंभीर नहीं होती, वो भाषा बहुत आगे बढ़ जाती है, जल्दी आगे बढ़ती है। लेकिन जिसमें शुद्धिकरण का इश्यू ज़्यादा रहता है वो भाषा कठिन होने के कारण थोड़ी कम बढ़ पाती है। हिंदी के साथ इस मामले में यदि हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर, हम बात करें हमारे प्रतियोगी विद्यार्थियों के हिसाब से यदि हम बात करें तो हिंदी का शुद्धिकरण वाकई में कठिन है, चूँकि ये संस्कृत से पैदा हुई है, संस्कृत से निकली है और संस्कृत संसार की सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च वैज्ञानिक भाषा है और जिसके शुद्धिकरण का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए हिंदी के शुद्धिकरण के मामले में भी बड़ी जटिलताएं हैं और उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए और उन चीज़ों को हम भारतीय लोगों को, जिनकी राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी है, अपनाना चाहिए, ताकि इस भाषा की गरिमा और इसका महत्व और इसकी प्रामाणिकता बढ़ती जाए। आइए हम बात करेंगे इसके शुद्धिकरण की। तो मैं कहना चाहूँगा कि
सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों से जहां त्रुटियां होती हैं, मैं वो 2-3 बिंदुओं पे आपसे चर्चा करूंगा। सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा जो अशुद्धि जहां विद्यार्थी गण करते हैं वो है चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी ये एक बड़ी त्रुटि है जो मैंने अपने शिक्षण के करीब 20 साल के अनुभव में बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है। और बड़ी पीड़ा होती है कि हिंदी में ये त्रुटियां लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इन त्रुटियों को हम एकदम से ठीक करें, और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। यदि उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, यदि उन्हें अपना काम बहुत उच्च क्वालिटी का शो करना है, तो उन्हें ऐसी त्रुटियां कभी नहीं करनी चाहिए। ये त्रुटियां किस प्रकार होती हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, चंद्र बिंदु हम इस प्रकार से लिखते हैं, चंद्र बिंदु, और अनुस्वार को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो चंद्र बिंदु अनुस्वार में क्या अंतर है, हम इस बात को समझेंगे। देखिए, मैं एक शब्द लिख रहा हूं हंस, और दूसरा शब्द मैंने लिखा हंस। आप देख रहे हैं यहां अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, यहां चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। अब यदि हम इन दोनों चिन्हों को ठीक से ना समझें और इन पे ध्यान न दें तो बड़ा अंतर सामने आएगा। अब देखिए, दोनों का अर्थ समझिए। हंस का मतलब होता है हंसना, और हंस का मतलब होता है एक पक्षी। तो दोनों में तो बहुत ज्यादा अंतर आ गया। और अंतर किस बात का आया है, सिर्फ इस चिन्ह का अंतर आया है। यहां हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है और यहां हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। तो ये जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु और अनुस्वार दोनों में इतना बड़ा अंतर है, इस अंतर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस अंतर से क्या ही हो जाता है, बड़ा अंतर आता है। तो विद्यार्थीगण इस पर बहुत ध्यान देंगे। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं गंध, और एक शब्द है गांधी। आप देख रहे हैं गंध और गांधी में कितना अंतर आ गया। अनुस्वार का प्रयोग है, यहां चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। यह अनुस्वार का प्रयोग बिल्कुल तत्सम शब्दों में होता है, और यह बिल्कुल संस्कृत का वर्ण है, तत्सम वर्ण है ये, और ये तद्भव में इसका प्रयोग ज्यादा होता है, और ये बाद का वर्ण है। वैसे यदि अनुस्वार और चंद्र बिंदु को हम मात्रिक दृष्टि से इन दोनों वर्णों की अगर हम समीक्षा करें, तुलना करें, तो ये गुरु वर्ण है और ये लघु है। ये लघु वर्ण है, वो गुरु वर्ण है। दोनों में इतना अंतर है। इसकी जो ध्वनि है वो गुरु है, दीर्घ है। देखिए हंस, और इधर हंस, हंस में ज्यादा जोर नहीं लगा। इसमें देखो कितना बल लग रहा है। हंस लंबी ध्वनि है, ये गुरु वर्ण है, और ये लघु वर्ण है। ये मान लीजिए कि चंद्र बिंदु जो है वो अनुस्वार का आधा है। आप इसको यूं ही मानकर चलिए, अनुस्वार को आधा करें तो बन जाता है चंद्र बिंदु। अब गंध से गांधी बना है, गंध शब्द तत्सम है और गांधी शब्द तद्भव है। अब मैं आपको यहाँ पे एक नई बात ये बताना चाहूंगा कि प्रिंट मीडिया में, हमारी बहुत सारी पुस्तकों में, अखबारों में, पत्रिकाओं में, पत्रों में अक्सर जो प्रिंट किया जाता है, लिखा जाता है, ऑफसेट प्रिंटर से जो लिखा जाता है, उसमें गांधी शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। गांधी में अनुस्वार का ही प्रयोग कर देते हैं, लेकिन आप इसे शुद्ध नहीं माने, ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो चंद्र बिंदु से ही होगा। जैसे हम लिखें अंधा, लेकिन हम लिखें
आंधी। आंधी में हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अंधा जो आता है उसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो इन दोनों में वही अंतर आ रहा है, ये तत्समय, ये तद्भव है। तो यहाँ क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रिंट मीडिया में ये प्रॉब्लम आती है लिखने की कि अनुस्वार का जो वर्ण है, अनुस्वार का जो चिन्ह है, वो ऑपरेटर को जल्दी मिल जाता है, और ये चंद्र बिंदु का जो ऑप्शन लेने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए ये थोड़ा श्रम साध्य है बजाय इसके। इसलिए जो ऑपरेटर होते हैं वो सीधा अनुस्वार का ही प्रयोग इनमें कर देते हैं, किंतु गंभीर जो अनुशीलन करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जिन्हें प्रामाणिकता चाहिए, उनके लिए आवश्यक है कि वो चंद्र बिंदु के स्थान पर चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करें, न कि अनुस्वार का, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद अगली बात हम करते हैं। अभी इसमें एक और उदाहरण मैं आपसे बताना चाहूंगा। जैसे एक शब्द है अंगना और एक दूसरा शब्द है अंगना। आप देख रहे हैं अंगना, अंगना, अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ अनुस्वार, चंद्र बिंदु। इस अंगना से तात्पर्य है स्त्री, नारी। स्त्री को कहते हैं अंगना, जैसे वीरांगना, वीर की स्त्री। जैसे हम कहते हैं नृत्यांगना, नृत्य करने वाली स्त्री। जैसे हम कहते हैं वारांगना, जैसे वैश्या स्त्री उसे वारांगना कहते हैं हम लोग। तो अंगना कौन है? अंगना स्त्री है। और ये अंगना, 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 अंगना। ए पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा यहां पर, ए में जो चंद्र बिंदु है उस पर, क्योंकि वो लघु वर्ण है, ये दीर्घ वर्ण है। ये अंगना क्या है? ये अंगना आंगन है, घर का आंगन, घर का चौक, और ये अंगना स्त्री है। तो अंतर है दोनों में। तो इस अंतर को हम मानकर चलें, इसका सही प्रयोग करें, इसमें हम त्रुटि कभी न करें, तो हमारी शुद्धता में वृद्धि होती है। तो एक बात मैंने चंद्र बिंदु और अनुस्वार से संबंधित आपको बताई। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, अर्धचंद्र की बात। देखिए अर्धचंद्र, विद्यार्थियों में काफी भ्रम रहता है। अर्धचंद्र, ये तो थी चंद्र बिंदु, यह है अर्धचंद्र। देखिए आधा चांद, यह है अर्धचंद्र। अर्ध यानी आधा, चंद्र यानी चांद, आधा चांद, यह आधा चांद है। पूर्णिमा का चांद तो पूरा गोल हो जाता है, ये आधा चांद है। ये आधा चांद कहाँ प्रयोग होता है इसका? ये आगत ध्वनि है जो अंग्रेजी से हिंदी में आई है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक शब्द मिलता है कॉलेज। आप देख रहे हैं इसमें जो कै के ऊपर जो चिन्ह लगा है वो है अर्धचंद्र का, ये अर्धचंद्र है ये। अब यहां पर हमें बहुत गौर रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बाई चांस इस अर्धचंद्र के ऊपर अगर हमने बिंदु लगा दी तो वो तो चंद्र बिंदु हो जाएगा। इसलिए यहां हम थोड़ा सावधानी बरतें। जिन लोगों को शुद्धिकरण का ध्यान नहीं रहता है वे या तो ये लगाते नहीं, लगाएंगे तो ऊपर बिंदु लगा देंगे, और नहीं तो फिर नीचे से अर्धचंद्र हटा के केवल बिंदु लगा देंगे, तो और बिगड़ जाएगा। इसमें ओ की मात्रा लगाना तो और भी गलत है, क्योंकि इसमें ये न तो कॉलेज है न ये कॉलेज है, बल्कि कॉलेज है। न तो कॉलेज है न कॉलेज है, कॉलेज है ये। यानी दोनों के बीच की ध्वनि है, ये आगत ध्वनि है जो अंग्रेजी से आई है। इसका भी हमें प्रॉपर प्रयोग करना चाहिए, इसमें हमें त्रुटि नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में मैं एक अगली बात बता रहा हूं जो इन सारी चीजों से संबंध रखती है। देखिए हमारे भाषा में वचन होते हैं, और उन वचनों में
हम कुछ शब्द एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं तो उनमें अंतर आते हैं। अब आप समझेंगे कि वो अंतर किस तरह के आते हैं और उनमें क्या फर्क आ जाता है। जैसे मैं आपको एक शब्द लिखता हूं, ये शब्द है रस्सी, ये एक वचन है, लेकिन यदि इसी शब्द को हमने बहुवचन किया तो हम लिखेंगे रस्सियां। अब आप देख रहे हैं किसका प्रयोग किया गया यहां पर, अर्ध चंद्र बिंदु का। इसे हम चंद्र बिंदु भी कह देते हैं, एक ही बात है, चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। और यहां पर एक खास बात और भी आई है जो आप समझ सकते हैं कि जो इसमें जो अंतिम ध्वनि थी, इसमें जो अंतिम स्वर था वो यहां बड़ा था, जो यहां आके छोटा हो गया है। तो ये चीज आप ठीक से समझ लेना, समझ लो आपका बहुत बड़ा हिस्सा अशुद्ध होने से बच जाएगा। क्योंकि हम एक वचन से बहुवचन बनाते इसमें बहुत त्रुटियां करते हैं। देखिए मैं एक और उदाहरण देता हूं, एक शब्द है दवाई। अब दवाई एक वचन है, इसे बहुवचन बनाएंगे तो ई छोटी हो जाएगी, दवाइयां, ये लीजिए ई छोटी हो गई। मगर जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता, इस नियम का, वे ई बड़ी रख देते हैं। वो सोचते हैं कि बस अंत में यहां लगा दो, बाकी सेम का सेम रख दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। याद ही रखें हम हमेशा कि कोई भी शब्द है उसका अंतिम स्वर यदि बड़ा है तो बहुवचन करते ही वो छोटा हो जाता है, और लास्ट वाला जो भी या यो जो भी लगता है उसमें अनुस्वार या चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाता है। तो यहां पर यह बात गौर करने की है, बहुत अच्छी तरह समझने की बात है, इसमें कभी भी त्रुटि न आए। अब ये त्रुटि सबसे ज्यादा जो होती है वो ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम वर्तमान काल का जब वाक्य बनाते हैं तो उसमें अंत में सहायक क्रिया आती है, हैं। अब देखिए ये जो क्रियाएं हैं दोनों क्रिया रूप हैं, ये इन दोनों में क्या अंतर है। अभी भी मैंने बताया कि अनुस्वार का प्रयोग, चंद्र बिंदु का प्रयोग बहुवचन में ज्यादा होता है। तो कोई भी शब्द है उसका अगर बहुवचन बनाना है तो उसे अनुस्वार लगा दीजिए, अनुस्वार देखिए उसके लास्ट में, तो आप समझिए बहुवचन में है। ये जो सहायक क्रिया है वो बहुवचन में है, यहां अनुस्वार नहीं है तो ये एक वचन में है, एक वचन, और ये बहुवचन। अब प्रयोग देख लीजिएगा, हम कहेंगे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। देखिए वह करता है, क्रिया है, सहायक क्रिया है। अब वह एक वचन है, एक वचन करता है, एक वचनी क्रिया है, और जब एक वचनी क्रिया है तो एक वचनी सहायक क्रिया है। अब इसको हम देखो, इसको हम बदलेंगे बहुवचन में, वह की जगह हम बोलेंगे वे, बहुवचन करता हो गया, बहुवचन करता होते ये क्रिया भी बहुवचन में जाएगी, वे पढ़ते, वे पढ़ते, और फिर ये सहायक क्रिया भी बदल जाएगी, वे पढ़ते हैं। ये लीजिए, तो आप समझ गए होंगे कि इसका प्रयोग एक वचन कर्ता में, इसका प्रयोग बहुवचन कर्ता में होता है। तो इनका हम बिल्कुल सही सही प्रयोग करें, त्रुटि न होने दें। अब एक दूसरी बात और है, जब भी हम मैं लिखें, मैं जो कि आप अंग्रेजी में इनका शब्द है, ये इनके लिए जो यूज करते हैं मैं, तो मैं में हमेशा अनुस्वार आता है। अब अक्सर ही ऐसी त्रुटियां भी होती हैं कि इसमें अनुस्वार लगाना भूल जाते हैं, ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है। इसके अलावा मैं,
तो मैं में भी हमेशा अनुस्वार का प्रयोग होता है, इसमें भी हम भूलें नहीं, ये प्रयोग है तो है, करना ही चाहिए हमें। इस प्रकार हमने ये जाना कि ये अनुस्वार और चंद्र बिंदु और अर्धचंद्र से संबंधित त्रुटियां, वचन संबंधित त्रुटियां जो होती हैं, इनमें हम सुधार करें। अब एक अंतिम और बड़ी विशिष्ट बात है, इसके बाद मैं अपना ये वीडियो समाप्त करूंगा। देखिए, वो जो बात आती है वो है, हमारे सामने हम जानते हैं क, ख, ग, घ, हंग, इन्हें बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग। इसे हम बोल रहे हैं अंग। अब यहां पर एक गलत परंपरा मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें एक गलत परंपरा के तहत बोला जाता है क, ख, ग, घ, ड़। इसे ड़ बोलना सबसे गलत है। ये ड़ नहीं है, ये अंग है। ये ड़ कैसे हो सकता है? जब हम लिखते हैं दिनांक, यदि ये ड़ होता तो बोलना पड़ता दिनांक। हम क्या बोलते हैं? दिनांक, दिनांक। ये अंग की ध्वनि है। अब सवाल आता है तो ड़ कहां है? हमें लिखना है पेड़, पेड़। तो याद रखें, जब हम पेड़ लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये तो पेंग हो गया। तो फिर पेड़ क्या होता है? पेड़ तो ये होता है पेड़। इसका मतलब ये वर्ण कोई और है, ये वर्ण और है, ये वर्ण ये नहीं है, इसके अलावा है ये वर्ण। तो वो वर्ण कौन सा है? आओ मैं वो वर्ण बताता हूं आपको। ट, ठ, ड, ढ, ण। अब आप समझना, ट, ठ, ड, ढ, ण। इस वर्ण से एक और वर्ण बनाया गया ड़, और इस वर्ण से एक और वर्ण बनाया गया ढ। आप सोचोगे इनमें अंतर क्या है? इन चारों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। ये ड, ये ड। किसी वर्ण के नीचे बिंदु लगता है तो उसे कहते हैं निम्न बिंदु, और निम्न बिंदु जब वर्ण में लगता है तो उसका उच्चारण कोमल कर देता है। ड को ड़ बोल दिया। आप समझ सकते हैं कि ड और ड दोनों में कठोर उच्चारण ड, कोमल उच्चारण ड। अब देखिए, ढ कठोर उच्चारण है, कोमल उच्चारण में आएंगे ढ, ढ, ढ। अब आप इसका अंतर यूं समझेंगे, देखिए यहां पर हम एक शब्द लिखेंगे ढाढ़स। तो ये जो दूसरा ढ आया है ना, इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया हमने। अगर ये यहां ये नहीं होता तो हम बोलते ढाढ़स। और ये जैसे ही हमने इसके निम्न बिंदु का प्रयोग किया और ये कोमल हो गया ढाढ़स। इस ढ पर इतना बल नहीं लग रहा है जितना कि पहले वाले पे लग रहा है। अब सवाल आता है कि इन दोनों का प्रयोग होना कहाँ चाहिए, कहाँ इनका प्रयोग होता है? हमेशा याद रखने की बात है, इन दोनों का प्रयोग किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं होता। जैसे यहाँ मैंने ढाढ़स लिखा तो पहले वाला यही आया है, ये दूसरी बार ये आएगा। यानी किसी शब्द में पहली बार आएंगे तो ये आएंगे, और बाद में यदि आएंगे तो फिर इनका ये रूप आएगा। ये नहीं आ सकता। जैसे मुझे लिखना हो पढ़ाई, तो पढ़ाई में दूसरी बार आ रहा है ढ उस शब्द में, तो वो ये आएगा, ये आएगा। लेकिन मुझे लिखना है ढक्कन, तो ढक्कन में पहली बार आ रहा है तो ये आएगा,
ढक्कन, बिना बिंदु वाला। और पढ़ाई में दूसरी बार दूसरे नंबर पर आ रहा है वर्ण, इसलिए उसमें निम्न बिंदु का प्रयोग हो गया। इसी तरह से मैंने बताया कि वो जो पेड़ जो हमने लिखा है ना शब्द पेड़, तो पेड़ इसीलिए लिखा है ये कोमल बनाने के लिए, वरना तो होता पेड़, लेकिन पेड़ बोलने में ड का उच्चारण कठोर हो रहा है, उसे हमने कोमल बना दिया है। इसी तरह से पाडा, तो ये पाडा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है भाषा की दृष्टि से, इसमें दूसरा ड है वो कोमल बनाना पड़ता है, इसलिए शुद्धिकरण में पाड़ा ही लिखना चाहिए, पाड़ा ही बोलना चाहिए। तो ये सारा हमने जाना समझा, और बाकी इसमें शुद्धिकरण से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। मैं नेक्स्ट टाइम और बड़ा वीडियो इस पे बनाना चाहूँगा जिसमें काफ़ी सूक्ष्म बातें होंगी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो आपको और क्या क्या नई चीज़ें पढ़नी है विषय में। मैं आपको खूब सारी और बेहतरीन बातें बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।